हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशंस। तो देखिए दोस्तों, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूटेट के लिए सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि आपका एग्ज़ाम है 26 नवंबर को। तो उसके लिए मैं वीडियोज बना रहा हूँ। मीन्स ये है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के क्वेश्चन, ये भी जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं उनको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा विद एक्सप्लेनेशन। देखिए आज हमारी फर्स्ट वीडियो है, ये है यूटेट पेपर फर्स्ट की। ठीक है, यूटेट पेपर फर्स्ट की वीडियो है जिसमें कि मैं CDP डिस्कस करूँगा और ये यहाँ से आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोशियो कल्चरल थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाई। ठीक है, मैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो देखिए किसने किया था, ये क्या था, वाइगोट्स्की ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। अब देखिए समावेशी शिक्षा होती क्या है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, देखिए इसका राइट आंसर है बी, मीन्स सामान्य शिक्षा। अब देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन होती क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है जितने भी हमारे छात्र हैं, कोई जैसे दिव्यांग छात्र होता है, मीन्स उनका प्रतिभा से विशिष्ट छात्र बोल सकते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल है होते हैं, सामान्य छात्र होते हैं। ठीक है, कैसे भी हैं, चाहे उनका IQ लेवल कैसा भी हो, वो सामान्य हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो, कैसे भी हैं। ठीक है, मीन्स सामान्य विशिष्ट छात्र, उन सबको हमें एक साथ एक ही रूम में पढ़ाना है, मीन्स एक ही कक्षा में हमें पढ़ाना है। ये नहीं कि हम उनको सेपरेट करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए उनके हम मतलब भेदभाव नहीं कर सकते एक तरह से। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब यह है कि सबको साथ लेके चलना है, बट उनकी आवश्यकताओं का हमें ध्यान रखना है। जो भी हमारे विशिष्ट छात्र हैं, कोई दिव्यांग छात्र हैं, ठीक है, तो उनकी हमें विशिष्टताओं का ध्यान रखते हुए उनको पढ़ाना है। ठीक है, उनको जो जो आवश्यकताएं हो सकती है, जो जो उनका हेल्प चाहिए होती है, उनका ध्यान रखते हुए उनको एक ही क्लासरूम में पढ़ाना है। तो यही क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए क्या है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। देखिए अगर समावेशीकरण को हमें सफल बनाना है, मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन को हमें सफल बनाना है, तो हमें क्या क्या चाहिए होगा। ठीक है, क्या क्या जरूरी है, तो क्षमता निर्माण, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, अभिभावकों की भागीदारी भी होनी चाहिए, और मोटिवेशन। तो बिना मोटिवेशन तो काम होगा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानसिक मंदता का तात्पर्य है। तो देखिए मानसिक मंदता में मेंटल रिटार्डेशन, तो इसका मतलब क्या है, देखिए औसत नहीं होगा, है ना, औसत से अधिक भी नहीं होगा। तो इसका देखिए ईजी है ना, ऑप्शन से पता चल रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम के सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान हो। अब देखिए अधिगम के सिद्धांत हैं, जो भी थ्योरीज हमारी लर्निंग की, वो क्यों हमारे ज्ञात होना चाहिए, क्यों एक टीचर को पता होना चाहिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए ऐसा क्यों होगा, इससे अध्यापक को अध्येताओं में लर्नर जो हैं, ठीक है, अध्येताओं की विविधता अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो जो भी हम पेडागोजी पढ़ते हैं, जो भी हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो भी हम थ्योरीज पढ़ते हैं लर्निंग की, तो हमें उससे क्या पता चलता है। ठीक है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके हमें एटीट्यूड और एप्टीट्यूड का पता चलता है कि उनका इंटरेस्ट कैसा है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम टीचिंग मेथड का यूज करते हैं कि उनको ईजिली समझ में आ जाए, उनके लिए क्या बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शैक्षणिक सामग्री का चयन कैसे करना चाहिए। अब देखिए शैक्षणिक सामग्री, अगर देखिए यहाँ पे शैक्षणिक सामग्री है, उसका चयन किसको करना चाहिए, उसका चयन करना चाहिए विशेषज्ञों की एक समिति को। देखिए अगर यहाँ पे पूछा होता टीचिंग लर्निंग मटेरियल, क्या पूछा होता टीचिंग लर्निंग मटेरियल में, जब हम एक कक्षा में पढ़ाते हैं, मीन्स टीचिंग एड का जो हम यूज करते हैं, तो वहाँ पे तो पूरा एकाधिकार किसका है, कक्षा में किसका अधिकार है, सिर्फ टीचर का ही है। ठीक है, सिर्फ एक कक्षा की अगर बात होती TLM का यूज कैसे करना चाहिए, है ना, तो कैसे उनको चयन करना चाहिए, तो वहाँ पे तो टीचर आएगा। बट यहाँ पे क्या है, शैक्षणिक सामग्री है ना, तो इसके अंदर ये एक ब्रॉड लेवल पे काम होता है ना, शैक्षणिक सामग्री का चयन करना एक ब्रॉड लेवल पे काम है। तो उससे क्या होगा, एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ही उसे क्या करेंगे, चयन करेंगे, में सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्यालयी जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए विद्यालयी जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, विद्यालय जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट है हमारा, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। उसका क्या हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट, मतलब जितने भी उसके लाइफ में, मतलब जो फ्यूचर के लिए उसको तैयार करना होता है। शिक्षा का मतलब क्या है, कि हमें फ्यूचर के लिए तैयार करना है, मीन्स जो भी हमें लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएंगे उनको हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका बालकों द्वारा सक्षमताओं का अर्जन, मीन्स अगर उस पर कॉम्पिटेंसीज आ जाएंगे, मीन्स सक्षम अगर हो जाएगा, तो ईजिली अपने लाइफ को अच्छे से जी सकता है। मीन्स कहने का मतलब है कि जितने भी उससे प्रॉब्लम आएंगे लाइफ में, उनको सॉल्व कर सकता है। यही शिक्षा का उद्देश्य, मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम्मिलित शिक्षा की सफलता। अब देखिए सम्मिलित शिक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन ही है, ये बार बार नाम चेंज करके दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी तक इंक्लूसिव एजुकेशन 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सीटेट एग्जाम के लिए भी और यूटेट एग्जाम के लिए भी, तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्या होगा, सम्मिलित शिक्षा की सफलता में इंक्लूसिव एजुकेशन की सफलता किस पर निर्भर करती है,
समुदाय के सहारे पर, शैक्षणिक अधिगम सामग्रियों की उच्चतम गुणवत्ता पर, पाठ्य पुस्तकों की सुरक्षा पर, अध्यापकों में अभिरुचियात्मक परिवर्तन पर। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा किस पर डिपेंड करेगा, अध्यापकों में अभिरुचियात्मक परिवर्तन पर। ठीक है, हमें अगर टीचर अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे कि हमें नॉर्मल बच्चों को और जो विशिष्ट बच्चे हैं हमारे, ठीक है, सामान्य बच्चे विशिष्ट बच्चे हैं, उनको एक साथ पढ़ाना है, उनकी आवश्यकताओं का हमें ध्यान रखना है, तब तक ऐसा नहीं होगा ना। अब सिंपल जब हम जो पढ़ाते हैं मतलब टीचर, वो सिर्फ नॉर्मल कक्षा में पढ़ाने के आदी होते हैं, है ना, हैबिचुअल हो जाते हैं। अब एकदम से कोई अगर विशिष्ट बच्चा आ जाए तो उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, टीचर को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनके लिए, है ना, उनकी विशिष्टताओं का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ेगा, तो टीचर को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसमें। ठीक है, तो इसलिए ये उस पर ही डिपेंड करेगा, मीन्स उनका एटीट्यूड पर ही डिपेंड करेगा टीचर के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन से आप निकाल सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी इतने इफेक्टिव नहीं है, जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है। तो देखिए आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या है, सिगमंड फ्राइड। इसका राइट आंसर क्या है, सिगमंड फ्राइड में साइकोएनालिटिक एक थ्योरी है जो सिगमंड फ्राइड द्वारा दी गई है। ठीक है, ईगो, सुपर ईगो, इस टाइप से कुछ टर्म दिए हैं इन्होंने, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है वाला क्वेश्चन, सीटेट में भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्यार्थियों की शिक्षा में। ठीक है, तो देखिए महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए जो भी हमारी शिक्षा है, ठीक है, इसमें आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की भूमिका होती है। मीन्स जो भी हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है, किसी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसमें आनुवंशिकता और वातावरण मीन्स एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों का योगदान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक इजी क्वेश्चन था। अब देखिए क्या है, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य। तो संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं, देखिए वो किस पे डिपेंड करेगा, ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण। ठीक है, ये सही है। ठीक है, ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तरण, ये भी सही है। सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीन्स राइट आंसर सारे हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्टेज कॉल्ड फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू बर्थ। मीन्स गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं प्री नेटल स्टेज। क्या बोलते हैं, प्री नेटल मीन्स प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है, ये 0 से लेकर 2 वर्ष तक की होती है, सॉरी इन्फेंसी होती है 0 से लेकर 2 वर्ष, ये प्री नेटल स्टेज क्या होती है, प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होता है। ठीक है, तो ये हमारा विकसित होता है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, और ये इसका एज कब होता है, फॉर्मल का ये होता है 7 से लेके 11 वर्ष, सॉरी ये कब होता है, 11 से लेके 15 वर्ष तक, 11 से लेके 15 वर्ष तक ये होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यक्तित्व मापन की सीईटी विधि दी गई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बैलक द्वारा। फिर देखिए टीएटी हेतु कितने कार्ड हैं, तो देखिए टीएटी इन्होंने क्वेश्चन गलत दिया था, इसमें जो कार्ड होते हैं 30+1 होते हैं, कार्ड कितने होते हैं 30+1 मीन्स 31 कार्ड होते हैं। तो इसमें बोनस मार्क्स मिला था सबको, इन्होंने आंसर की में 30 दिया था, तो इसमें सबको भी बोनस मार्क्स दिया गया था, मीन्स 31 कार्ड होते हैं इसमें, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने। ठीक है, ये व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत बिल्कुल है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, निरंतरता कंटिन्यूटी का होता है, प्रिंसिपल पैटर्न ये भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीन्स सरल पासे का सिद्धांत कोई सिद्धांत नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, MLL इज बेसिकली एन अप्रोच विच एज्यूम। ठीक है, MLL मतलब न्यूनतम अधिगम स्तर। ठीक है, मिनिमम लर्निंग लेवल। ठीक है, विच एज्यूम्स, ठीक है, जिसकी मान्यता है कि, तो देखिए मतलब मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग क्या है, किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं, मतलब एटलीस्ट वो कुछ तो सीख ही सकते हैं उससे। ठीक है, किसी भी कार्य को, इसका ऑप्शन नंबर है राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, कब इजीली कर सकते हैं। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतम हस्तांतरण संभव है। तो देखिए अधिगम का अधिकतम हस्तांतरण संभव कहाँ है। ठीक है, मीन्स लर्निंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मैक्सिमम कहाँ पे पॉसिबल है, जब हम उसका क्या करते हैं, जनरलाइजेशन कर दें, मीन्स सामान्यीकरण कर दें। अब देखिए अगर हम याद कर रहे हैं ना, तो याद करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, ये मतलब ये याद करना मतलब होता है, ये निगेटिव चीज़ को दिखा रहा है। ठीक है, याद करने वाली चीज़ हमें कभी करनी ही नहीं चाहिए, मतलब रूट लर्निंग कभी नहीं होनी चाहिए, परसेप्शन भी नहीं होगा, हैबिट फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, जनरलाइजेशन।
ठीक है। जनरलाइजेशन में फॉर्मूले बनाना, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। अब देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी क्या है। पियाजे के अनुसार प्राक संप्रियात्मक एवं अंतरराष्ट्रीय अवधि स्थित है, मीन्स क्या है, प्री कॉन्सेप्शनल एंड इंट्यूटिव पीरियड इज रिलेटेड। तो देखिए प्री कॉन्सेप्शनल क्या होता है, प्री कॉन्सेप्शनल जो पीरियड होता है वो होता है 2 to 4 ईयर्स तक। कब होता है, 2 to 4 ईयर्स। 2 to 4 ईयर क्या होता है, प्री कॉन्सेप्शनल। और इंट्यूटिव कब होता है, 4 से लेकर 7 वर्ष, मीन्स 4 to 7 ईयर, ठीक है। ये किसके अंदर आता है, ये आता है प्री ऑपरेशनल के अंदर। किसके अंदर आते हैं, प्री ऑपरेशनल के अंदर, मीन्स पूर्व संक्रियात्मक के अंदर। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दिया है इन्होंने, प्री ऑपरेशनल कहीं पर भी नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जो समिति पेशी होती है सेंसीमीटर, ये 0 से लेकर 2 होती है, लिखा हुआ है। मूल संक्रियात्मक मीन्स कॉन्क्रीट होती है 7 से 11, और ऑपरेशनल होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल होती है 11 से 15। तो ये तो हमारे कहीं आया ही नहीं ना, 2 से लेकर 7 वर्ष, 2 से लेकर 7 वर्ष तो कहीं आया ही नहीं, क्योंकि क्या होता है, प्री ऑपरेशनल। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज बीन गिवन बाय। तो देखिए ड्राइव थ्योरी ये आपने बीएड में पढ़ा होगा, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो ये किसके द्वारा दी गई है, आर.एस. वुडवर्थ के द्वारा दी गई है। और अगर पूछेगा आवश्यकताओं का सिद्धांत, तो वो मैस्लो द्वारा दी गई है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुद्धिलब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया। तो देखिए जो IQ है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये प्रस्तुत किया गया था विलियम स्टर्न द्वारा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विलियम स्टर्न। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुद्धि के बहुविधि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, मीन मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी। तो इसका राइट आंसर क्या है, गार्डनर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गार्डनर, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा बीएड में, फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करती है। तो देखिए अब देखिए अधिगम के प्रकार में क्या क्या आएगा, ठीक है। इसके जो ट्रांसफ़र है तो ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है, ठीक है। अब देखिए ये है ना, एक पक्षी द्विपक्षी भी होता है, बच्चों एक पुच्छी लिखा है इन्होंने, 1 टेल्ड एंड 2 टेल्ड, ये नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की उपलब्धि क्या होगी, बुद्धिलब्धि क्या होगी। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा IQ का। IQ का फार्मूला क्या होता है, देखिए IQ का फार्मूला होता है, ठीक है, मानसिक आयु, ठीक, मेंटल एज, ठीक है, अपॉन जो उसकी रियल एज है, ठीक है, मीन्स ये वास्तविक आयु जो है उसकी, ठीक है, रियल एज इंटू 100। तो कितना हो जाएगा 5/4, ठीक है। मेंटल एज कितनी है 5, और रियल में उसकी कितनी है 4 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 125। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 125। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थॉर्नडाइक ने सीखने का यह नियम नहीं दिया। तो देखिए थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम नहीं दिया, तो देखिए थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए हैं सीखने के, आपने बीएड में पढ़ा होगा। देखिए पहला क्या है, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। सेकंड क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। और तीसरा क्या है, लॉ ऑफ एक्साइज। में 3 तो हैं, बट ये है ना बी वाला ऑप्शन ही जो प्रभाव, बी वाला ऑप्शन नहीं, ये अवलोकन का नियम है, ये लॉ ऑफ ऑब्जर्विंग, ये कोई रूल नहीं है उसका, ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है उसका, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षण कौशल से संबंधित निम्न में से कौन सा। अब देखो टीचिंग स्किल से रिलेटेड क्या क्या है। देखिए जब हम टीचिंग करते हैं तो उसमें हमारी कौन कौन सी स्किल्स यूज होती है। तो सीखा हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, सॉल्विंग क्वेश्चन, बच्चों को सॉल्व भी कराते हैं क्वेश्चन, प्रश्न भी पूछते हैं, क्वेश्चनिंग, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा था, तो इसको आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं मीन्स, ठीक है। ये नहीं कि इसके लिए भी हमें किताबों से पढ़ना पड़ा, ये तो हमारा क्या है, ये तो हम सेल्फ एक्सपीरियंस से भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है इस क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार है। देखिए सक्रिय अनुबंधन का आधार कौन सा है, पुनर्बलन। इसका राइट आंसर क्या है, पुनर्बलन मीन्स रीइंफोर्समेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा करने की अवधि होती है। तो ये सभी को पता होता है जनरली, ठीक है। तो ये इसकी अवधि कितनी होती है 36 मिनट। का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समस्यात्मक बच्चों की पहचान हेतु कौन सी विधि प्रभावशाली है। तो देखिए विकासात्मक मापनी, ये भी हम करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंटल स्केल, बालक का व्यक्तित्व अध्ययन, ये भी है। बालक के व्यवहार का व्यवस्थित अवलोकन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा ये पेपर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके बाद में इसका जो पेपर सेकंड हुआ था मैं उसको अपलोड करूँगा, और इसी तरह से जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उसको मैं अपलोड करूँगा, ताकि आपका थोड़ा टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा हो जाए, मीन्स पेडागोजी अच्छी हो जाए और आप अच्छा स्कोर करें, ठीक है। यहाँ से क्योंकि जो पेडागोजी है वो बहुत अच्छे लेवल की आती है, ठीक है, अच्छी आती है मतलब, और यहाँ से आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। बाकी जो यूटेट का एग्ज़ाम जो माना जाता है वो सीटेट से थोड़ा टफ माना जाता है, ठीक है।
जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है यूटेट का एग्जाम थोड़ा सीटेट से टफ माना जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? देखिए पेडागोजी तो लगभग सेम ही है, बट जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है और जो ये हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी होती है वो थोड़ा क्वाइट टफ होती है सीटेट के कंपेरिजन में, क्योंकि जो सीटेट का सिलेबस है ना ये उसी के हिसाब से पेपर देते हैं। बट जो यूटेट वाले होते हैं या यूपी टेट वाले होते हैं, स्टेट टेट होते हैं, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल नहीं देते हैं, ये क्या देते हैं, फैक्चुअल चीज़ें दे देते हैं। नहीं जैसे अगर हिंदी पेडागोजी में तो हिंदी पेडागोजी कैसे पढ़ाई जाती है इस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, बट इन्होंने मैंने देखा था हिंदी में इन्होंने ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जैसे कोई ग्रेजुएशन में जैसे पढ़ते हैं ना हिंदी, मीन्स ये किसकी रचना है, ये पंक्तियाँ किसकी हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो सीटेट के सिलेबस में है नहीं, यूटेट के सिलेबस में, तो इसलिए थोड़ा टफ माना जाता है सीटेट से। तो इसलिए आप यहाँ पे स्कोर कैसे कर सकते हैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप अपने पेडागोजी को अच्छा करिए, मतलब आप 30 में से करीब 25 प्लस तो स्कोर कर ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ स्कोर कीजिए, उसके बाद से देखिए एक आता है क्या, आप देखो आप सब्जेक्ट तो आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, सब्जेक्ट में मतलब 60 में से आप 45 प्लस तो स्कोर करनी ही है ना, 45 प्लस तो आपको करना ही चाहिए मीन्स सब्जेक्ट के हिसाब से। और ऐसे ही क्या है एनवायरनमेंट साइंस, तो एनवायरनमेंट साइंस में भी बहुत अच्छे आप स्कोर कर सकते हैं, 25 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हैं एनवायरनमेंट में। तो देखिए 90 मार्क्स तो आपके यहीं से ही हो जाएंगे, ठीक है। फिर बाकी आप और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं अगर यहाँ के मार्क्स कम आते हैं तो, ठीक है। बाकी हिंदी और इंग्लिश में तो मार्क्स आ ही जाएंगे, 15 मार्क्स आप ले आओगे, ठीक है। बढ़िया है कि सीटेट में स्कोर करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से ही पेपर देते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा अलग रहता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आपको तैयारी कैसे करनी है। बाकी मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे और तैयारी कर सकते हैं, किन बुक से पढ़ सकते हैं। ओके, बाकी मैं और पेपर्स भी अपलोड कर दूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सीरियस सॉल्यूशंस के नाम से ही है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो आप वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।